हेलो एवरीवन। तो आज है 21 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 मई से संबंधित कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सूडान में 2023 में जो गृह युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से प्रधानमंत्री का जो पद था वो खाली था। अभी रिसेंटली 2025 में इस पद को जो है भर दिया गया है। आपको बताना है प्रधानमंत्री के पद पर किन को नियुक्त किया गया है। तो वो हो जाएंगे कामिल अल तायब इद्रीस। कौन हो जाएंगे? कामिल अल तायब इद्रीस। ये हैं आपके कामिल इद्रीस। इनको जो है 2025 में सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम सूडान की बात करते हैं, सूडान जो है ये अफ्रीका की एक कंट्री है, उत्तरी अफ्रीका। ये रहा आपका लोकेशन में सूडान, उत्तरी अफ्रीका की कंट्री। इसके ऊपर जो इसकी सीमा है वो इजिप्ट से लगती है। इसके जो है एक साइड में चाड है, इधर इथोपिया है और इधर आपका इरिट्रिया है। ठीक है, तो ये सूडान की लोकेशन है। सूडान से अलग होकर के जो है साउथ सूडान बनता है, साउथ सूडान बनता है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगी खार्तूम। खार्तूम क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी, किसकी? सूडान की राजधानी हो जाएगी। अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है सूडानीज पाउंड। सूडानीज पाउंड यहाँ की क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। 2022 में जो यहाँ के राष्ट्रपति थे पहले वाले, जिनका नाम था, क्या नाम था? अब्दुल्ला हमदोक। क्या नाम था? अब्दुल्ला हमदोक। ये जो है 2022 में प्रधानमंत्री के पद से क्या कर चुके थे? इस्तीफा दे चुके थे। ठीक है, यहाँ पर 2023 अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होता है यहाँ की सेना और जो यहाँ की सरकार है उनके बीच में। तब से लेकर के अभी तक 2025 तक जो है ये जो पद था वो प्राइम मिनिस्टर का वो खाली था। और अब यहाँ पे रिसेंटली किनको नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे कामिल अल तायब इद्रीस। यहाँ की जो सेना प्रमुख है उनका नाम है अब्देल बुरहान। कौन है? अब्देल बुरहान। अभी तक जो है यही यहाँ की देखरेख कर रहे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये एक्सरसाइज जो है चीन और कंबोडिया के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे? चाइना और कंबोडिया में इसको शुरू किया गया है। ये इस बार का 7th एडिशन है। इसका जो पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन 2016 में इसको कंडक्ट करवाया गया था। इसका उद्देश्य है कि चाइना और कंबोडिया के बीच में जो यहाँ की सैन्य ताकत है, यहाँ का जो मानवीय सहायता है, आतंकवादी रोधी क्षमता है, उनको क्या करना? सुदृढ़ करना, मजबूत करना। इसी उद्देश्य से जो है इस गोल्डन ड्रैगन संयुक्त अभ्यास को का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान का नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। याद रखिएगा अभियान का नाम विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो स्टेट है, यहाँ पर किसानों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, जो यहाँ के किसान हैं उनको वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचारों से अवगत कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, इस अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को 29 मई से लेकर के 12 जून तक इसका आयोजन होगा। और जो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं कौन है? शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय किनके पास है? तो शिवराज सिंह चौहान इनके पास जो है ये मंत्रालय आपको देखने को मिलता है। इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया जाता है? इस अभियान को चलाया जा रहा है। कब से? 29 मई से लेकर 12 जून तक। ठीक है, जिसका उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में राज्य और केंद्र जो प्रायोजित योजना है उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना और लागत में कमी करना, और जो किसान की आय होती है उसमें क्या करना? वृद्धि करना। इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला जो ई मेथेनॉल संयंत्र है इसका उद्घाटन किस देश में किया जा रहा है? तो वो देश हो जाएगा आपका कौन सा? डेनमार्क। डेनमार्क में जो है अभी दुनिया का पहला ई मेथेनॉल
संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ई मेथेनॉल का मतलब हो जाएगा कि जो हमारा जो वातावरण है उसको क्या करना, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी कि जो है इस संयंत्र के द्वारा क्या किया जाएगा, जो CO2 है उसको कन्वर्ट करके उसको ट्रैक करके HO2 में कन्वर्ट करना, CO2 को HO2 में कन्वर्ट करना, जो कि क्या होता है, ग्रीन और क्लीन एनर्जी के रूप में काम करता है। ठीक है। डेनमार्क ने इथेनॉल का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का वाणिज्य संयंत्र शुरू किया है, जो कि अक्षय ऊर्जा और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक टिकाऊ ईंधन यानी कि ग्रीन एनर्जी इससे हमें क्या हो जाएगा, प्रोवाइड होगा। ठीक है, इसीलिए डेनमार्क के द्वारा इस संयंत्र को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डिपो दर्पण ऐप ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। डिपो दर्पण ऐप, डिपो दर्पण पोर्टल जो है इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो है आपको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये किनके पास आपको देखने को मिलेगा, तो प्रहलाद जोशी जी के पास ये मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं के द्वारा जो है एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है डिपो दर्पण पोर्टल। ये एक मोबाइल ऐप है, ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, इसके द्वारा जो है लोग क्या करेंगे, जिनको PDS सिस्टम क्या होता है, पब्लिक जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, इन्हीं के द्वारा जो है एक प्रणाली चलाई जाती है जिसका नाम है PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करते हैं, सस्ती कीमत पर, सस्ते दामों पर खाद्यान्नों का क्या करना, वितरण करना इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसी की जानकारी के लिए लोगों के लिए क्या किया गया है, डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता, ये 3 प्रकार के जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा, उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जो किनके पास में है, प्रहलाद जोशी जी के पास में है, इन्हीं के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी इनमें से कौन है, तो उनका नाम है गीता समोता। नाम क्या है, गीता समोता। ठीक है, ये जो है CISF में अभी क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे जानते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की क्या है, पहली महिला उपनिरीक्षक गीता समोता। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8849 लगभग में है ये। इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो इतनी है, कितनी है, इतनी है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में इतना लिखते हैं। इसकी सफल चढ़ाई का इतिहास करके जो है इतिहास इन्होंने रचा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाते हैं, और तिब्बत में जो है, ये दोनों जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। ये जो है हिमालय का ही क्या है, महान हिमालय का क्या है, भाग है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से इसको जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है, इतनी है। अगर हम बात करते हैं विश्व की पहली ऐसी महिला जो कि सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई चढ़ी थी, तो वो है जापान की जुनको तोबई। कौन है, जापान की जुनको तोबई, जो कि 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर इन्होंने चढ़ाई किया था। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो वो हो जाएंगी बछेंद्री पाल 1984 में। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो महिला हैं वो हैं संतोष यादव 1992 में। और भारत की पहली विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था वो है अरुणिमा सिन्हा, कब, 2023 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है, तो वो जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ये हैं कार्लोस अल्काराज और ये हैं जैनिक सिनर। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं इटालियन ओपन की, तो इसका आयोजन अभी रोम में हो रहा था, 2025 का ये एडिशन है। और ये जो इटालियन ओपन है ये टेनिस का एक टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसका जो फाइनल मैच था वो कार्लोस और जैनिक सिनर के बीच में हो रहा था, जिसमें कार्लोस अल्काराज यहाँ पे इस खिताब को जीते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्लोस अल्काराज की, तो जो टेनिस जो खेल है इसके लिए जो है 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है।
प्रत्येक वर्ष जो है 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें जैनिक भैया के द्वारा कोई भी जो है खिताब नहीं जीता गया। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब कार्लोस अल्काराज जी के नाम पे था। अगर हम विंबलडन की बात करते हैं, विंबलडन 2023 और 2024 का खिताब किनके नाम पे था? कार्लोस अल्काराज के पास था। यूएस ओपन 2022 का खिताब भी किनके नाम पर था? तो कार्लोस अल्काराज के नाम पर था। लेकिन इटालियन ओपन जीतने वाले ये पहले, इनका जो है इटालियन ओपन जो है पहला खिताब रहा है। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हरा करके पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका 2015। कब? 2015। 2015 में जो है डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। तो देश, ये जो है श्रीनिवासन जी, एम.आर. श्रीनिवासन जी, ये देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के निर्माता और प्रख्याता भी रह चुके हैं। डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, श्रीनिवासन का 20 मई 2025 को तमिलनाडु के उदगमंडलम में इनका जो है निधन हो गया। इनकी आयु हो रही थी 95 ईयर। ये इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1930 को कर्नाटक के बेंगलुरु में। और ये जो है विश्वेश्वरैया कॉलेज से क्या किए थे? अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। और बाद में 1952 में ये विदेश चले जाते हैं। 1952 में ये विदेश चले जाते हैं। उसके बाद 1955 में जब ये भारत वापस लौट करके आते हैं तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ में मिलकर के जो पहली परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं, अप्सरा जिसका नाम है, उसको इन्होंने क्या किया? विकसित किया है। ठीक है, 1957 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2015 में पद्म भूषण अवार्ड, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, जो इनको मिला है। 1990 में पद्मश्री अवार्ड, जो कि देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार 1984 में मिला है। तो इनको ये तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। वहीं पे 20 मई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या के याद में जो है इसको मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में समर्पित है, जिनका 21 मई 1991 को तमिलनाडु में क्या हुआ था? जो लिट्टे एक ग्रुप है, इसके द्वारा क्या किया गया था? हत्या कर दिया गया था। इसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसी ग्रुप के द्वारा, ये जो है श्रीलंका का एक ग्रुप है, इसी ग्रुप के द्वारा जो है राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी को एक अवार्ड भी दिया गया था, भारत रत्न, जो कि भारत का क्या है? पहला सिविलियन अवार्ड है। 1991 में इनको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे 1991 तक। इनका जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर इनकी माँ जो इंदिरा गांधी थी 1975 में जब ये प्रधानमंत्री बनी थी, उनकी मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 को जो है क्या बनते हैं? ये बनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो उस टाइम पे एज हो रही थी 40 ईयर, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे अभी तक के। तो इन्हीं के जो है पुण्यतिथि की याद में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।